ब्रॉडली समझ लीजिए कितने पार्ट में हम डिवाइड करते हैं। तो यहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा कि एनिमल का टिश्यूज का क्लासिफिकेशन है। एनिमल टिश्यूज को सबसे पहले ये एपिथेलियल जो लेयर होती है, तो हाँ जानवी, दिस इज द लास्ट चैप्टर। देखिए, एनिमल टिश्यूज जितने होते हैं, एनिमल टिश्यूज को हम लोग 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला मेजर एपिथेलियल टिश्यूज है ना, फिर कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यूज एंड नर्वस टिश्यूज। देखो एपिथेलियल टिश्यूज में, एपिथेलियल टिश्यूज करते क्या है, ये एक्सटर्नल कवरिंग या इंटरनल कवरिंग का फॉर्मेशन करते हैं। तो मेनली इनका फंक्शन होता है, पहली बात तो ये प्रोटेक्टिव होते हैं, तो पहला काम ये प्रोटेक्शन का करते हैं। दूसरा काम क्या करते हैं, सीक्रीशन का, कोई भी चीज सीक्रेट करना हुआ। तीसरा काम क्या करते हैं, एब्जॉर्प्शन का, अगर कोई भी चीज एब्जॉर्ब करना हुआ। और किसी भी ऑर्गन की एक्सटर्नल या इंटरनल जो लेयर बनी होती है, चाहे बॉडी की बात की जाए चाहे किसी ऑर्गन की बात की जाए, वो इन्हीं की बनी होती है। अब आते हैं कनेक्टिव टिश्यूज। कनेक्टिव टिश्यू कुछ कनेक्ट करने का काम करते हैं, मतलब एक टिश्यू से दूसरे टिश्यू को इनफैक्ट कनेक्ट करने का काम करते हैं, एक मसल से दूसरे मसल्स को कनेक्ट करने का काम करते हैं। इसमें सबसे पहले आते हैं एरियोलर। देखो एरियोलर टिश्यूज वो होते हैं जिनके बीच में गैप्स पाए जाते हैं, है ना। तो टेंडन और लिगामेंट, तो टेंडन का काम क्या होता है, बोन से मसल्स को कनेक्ट करना। तो और लिगामेंट का काम क्या होता है, बोन से बोन को कनेक्ट करके रखना। ठीक है। एडिपोज टिश्यूज मेनली फैट डिपॉजिट करने का काम करते हैं। तो ये वैसे ही 2 काम करते हैं, जैसे एक इंसुलेटर होता है, तो एक इंसुलेटर की तरह काम करते हैं। दूसरा ये क्या करते हैं, शॉक एब्जॉर्बिंग का काम करते हैं, किसी भी तरह की चोट को, किसी भी तरह की जर को ये बचाने का काम करते हैं। ठीक है। स्केलेटल टिश्यूज 2 होते हैं, एक बोन्स और दूसरा कार्टिलेजेस। तो बोन्स क्या करती हैं, बोन्स हमारी बॉडी के फ्रेमवर्क को बनाती हैं, और दूसरा काम क्या करती हैं कि ये बोन्स हमारी बॉडी के फ्रेमवर्क को बनाने के साथ-साथ में ऑर्गन्स के मूवमेंट में हेल्प करती हैं, बॉडी के मूवमेंट में हेल्प करती हैं। ये बोन्स का फंक्शन होता है। प्रोटेक्शन का काम करती हैं, जैसे कि कुछ सॉफ्ट ऑर्गन जैसे हमारे लिवर वगैरह हो गया, हार्ट वगैरह हो गया, लंग्स वगैरह हो गया, जो बहुत सॉफ्ट, बहुत सेंसिटिव ऑर्गन्स होते हैं, तो रिब केज के अंदर वो बंद होते हैं। प्रोटेक्शन का भी काम करती है बोन्स। अब जो फ्लूइड के फॉर्म में है, इनको हम लोग स्पेशल कनेक्टिव टिश्यूज भी कहते हैं, जो फ्लूइड के फॉर्म में है। तो दे आर कॉल्ड स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू। तो स्पेशल कनेक्टिव टिश्यूज कहने के पीछे रीजन ये है कि उनके स्पेशलाइज्ड फंक्शन, कुछ अलग टाइप का फंक्शन। ब्लड का काम क्या होता है, किसी भी चीज को ट्रांसपोर्ट करना, एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ले जाना। मतलब फॉर सेक ऑफ एग्जांपल, न्यूट्रिशन को ट्रांसपोर्ट करने का काम ब्लड का होता है, तो न्यूट्रिशन को एक जगह से दूसरी जगह से ले जाने का काम करता है। ठीक है। दूसरा क्या करता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड को, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। यूरिया को, मतलब मेटाबॉलिक वेस्ट को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। तो गैसेस को, वेस्ट को और न्यूट्रिएंट को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। तो एक टिश्यू से दूसरे टिश्यू से इस तरह से कनेक्ट करने का काम करता है, इसीलिए इसको हम कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। लिम्फ क्या फंक्शन करता है, लिम्फ अब हम लोग पढ़ चुके हैं, लिम्फ में आपको बता भी चुका हूं कि सेल्स और ये इंटरमीडियरी की तरह काम करता है। तो ब्लड और सेल्स के बीच में, मतलब ब्लड कैपिलरी और सेल्स के बीच में कोई भी चीज अगर एक्सचेंज करनी होगी तो वो लिम्फ के थ्रू ही एक्सचेंज हो पाती है। डायरेक्टली ब्लड किसी चीज को ना तो लेता है ना देता है, मींस ब्लड डायरेक्टली, ब्लड ना तो टिश्यू से कुछ देता है ना टिश्यू से कुछ लेता है। उसके बाद आते हैं मस्कुलर टिश्यूज में। मस्कुलर टिश्यूज 3 टाइप के होते हैं। मस्कुलर टिश्यूज वो टिश्यूज हैं जो हमारी बॉडी के शेप को मेंटेन करने का काम करते हैं, जो मसल्स जिनको हम इन जनरल बोलते हैं। ये 2-3 तरह के होते हैं, स्ट्रेटेड, अनस्ट्रेटेड मतलब जिनको स्मूथ बोलते हैं, और कार्डियक। कार्डियक तो हमारे हार्ट का फॉर्मेशन करते हैं। कार्डियक को छोड़ करके स्मूथ को अनस्ट्रेटेड बोलते हैं। इनमें बैंड्स नहीं पाए जाते, इसलिए इनको अनस्ट्रेटेड बोलते हैं। ये इनवॉलेंटरी है, इनको कंट्रोल नहीं किया जा सकता, ये ऑटोमेटिक कंट्रोल होते हैं, ऑटोमेटिकली जो ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम है उससे कंट्रोल होते हैं। स्ट्रेटेड वो होते हैं, इनमें बैंड्स पाए जाते हैं और ये ज्यादा स्ट्रांग होते हैं और मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। नर्वस टिश्यूज हम डिटेल में पढ़ चुके हैं कि न्यूरॉन्स कैसे फंक्शन करते हैं, नर्व का क्या काम होता है, ये हम ज्यादा डिटेल में पढ़ चुके हैं, ऑलरेडी पूरा चैप्टर ही हम पढ़ चुके हैं। ठीक है।
तो आप इसको इस क्लासिफिकेशन को नोट कीजिए, फिर उसके बाद आगे फिर स्टार्ट करते हैं एपिथेलियल टिश्यू। नोट कीजिए। नोट कर लीजिएगा तो मुझे मैसेज करिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नोट कीजिए। हो गया भाई, सबका हो गया? यस सर। ठीक है, नोट करेंगे। एपिथेलियल टिश्यूज हैज अ फ्री सरफेस। मैंने बताया ना कि या तो इंटरनली या एक्सटर्नली, तो एक सरफेस इनका हमेशा फ्री रहेगा क्योंकि कवरिंग बनाते हैं। एपिथेलियल टिश्यूज हैव अ फ्री सरफेस। दे मेक्स बॉडी कवरिंग and they covers organ as well. They covers organ as well. They may be of following type. अब देखो, इसी में से एक क्लासिफिकेशन और है। हम ये कहते हैं एपिथेलियल टिश्यूज, फर्दर हम दो कैटेगरी में इनको अलग से डिवाइड कर सकते हैं। इसके अलावा मतलब ये तो टाइप हो गए, इसके अलावा भी हम इनको दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। कैसे डिवाइड कर सकते हैं? कुछ क्लासिफिकेशन ये कहते हैं कि एपिथेलियल टिश्यू दो तरह के हो सकते हैं, एक सिंपल एपिथेलियल और दूसरा कंपाउंड। तो देखो, जो सिंपल एपिथेलियल टिश्यूज होंगे, तो सिंपल एपिथेलियल टिश्यूज वो होते हैं जो एक ही तरह के टिश्यू से मिलकर बने होते हैं। कंपाउंड वो होते हैं जो एक से ज्यादा टाइप के एपिथेलियल टिश्यू से मिलकर बने होते हैं, है ना? तो सिंपल और कंपाउंड, मान लीजिए ग्लैंडुलर और क्यूबॉइडल एक साथ मिलकर बनाती है, आप उसको कंपाउंड बोलेंगे। सिंपल तो नोट कर लीजिए, सिंपल एपिथेलियल टिश्यूज आर कंपोज्ड ऑफ simple epithelial tissues are composed of single layer and only one type of tissues. Compound epithelial tissues So only one type of tissues. Full stop. Compound epithelial tissues are made up of more than one layer
more than one layer, and some type more than one type of epithelial tissue. सर समटाइम के बाद आपने क्या बोला? more than one type of epithelial tissue. जैसे कि एग्जांपल के तौर पे सिंपल एपिथेलियल टिश्यूज की अगर हम लोग बात करें तो जैसे हमारी स्वाब सेल होती हैं गाल के अंदर जो होती है सिंगल लेयर की बनी होती है. कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू की अगर बात की जाए तो हमने अपनी डाइजेस्टिव ग्लैंड देखी हुई थी. डाइजेस्टिव ग्लैंड, इसमें आपने देखा था ऑक्जेंटिक सेल भी मौजूद थी, म्यूकस सेल भी मौजूद थी, है ना, कई सारी सेल्स मौजूद थी, गोबलेट सेल्स भी मौजूद थी, कई सारी सेल्स मौजूद थी. वो कंपाउंड, तो जो डक्ट जो ग्लैंड्स वगैरह बनी होती है वो कंपाउंड एपिथेलियल की बनी होती है और नॉर्मली कवरिंग जो होती है वो सिंपल एपिथेलियल की बनी होती है. ठीक है. फर्स्ट इसको आप देखिए एपिथेलियल टिश्यूज के टाइप देखते हैं. टाइप्स ऑफ एपिथेलियल. तो टाइप्स ऑफ इनफैक्ट सिंपल एपिथेलियल टिश्यू. देखो सिंपल एपी स्क्वामस, ये क्या है, शीट की तरह है ना. यहाँ पे सेल्स आप देख पा रहे होंगे शीट की तरह सेल्स, तो एक तरह से शीट का फॉर्मेशन करती है. ये इस तरह से सेल्स हैं और एक तरह से शीट का फॉर्मेशन करती हैं. ये वाइड ज्यादा होती हैं और इनकी थिकनेस बहुत कम होती है ना. इसको हम सिंगल स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू बोलते हैं. क्यूबॉइडल आप देखेंगे क्यूब के शेप की है, यहाँ पे सेल्स क्यूब के शेप की है और यहाँ पर आप देखेंगे सेंटर में न्यूक्लियस है. ठीक है. सिंपल कॉलुमिनर, ये कॉलम की तरह है, इस तरह से लंबे, और आप देख पा रहे होंगे इनमें जो न्यूक्लियस है वो थोड़ी सी बेस की तरफ शिफ्टेड न्यूक्लियस होती है, बीच में नहीं पाई जाती. ठीक है. अब इसी तरह से देखिए ये ऊपर वाली सिंपल है, नीचे स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस, मतलब ये क्या है, कंपाउंड है. स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल, ये क्या है, कंपाउंड है. स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलुमिनर, है ना. तो कॉलुमिनर ये स्यूडो स्ट्रेटिफाइड, बीच बीच में लेयर है, प्रॉपर लेयर नहीं आपको दिख रही है ये बीच, इसको स्यूडो स्ट्रेटिफाइड इसलिए क्योंकि प्रॉपर स्ट्रेटा नहीं. प्रॉपर स्ट्रेटा ये होता है कि एक कॉलुमिनर ऊपर होती, प्रॉपर स्ट्रेटिफाइड होती, तो उसका मतलब होता है एक कॉलुमिनर ये, एक कॉलुमिनर ये. लेकिन ऐसा नहीं है. यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सेल्स बीच बीच में घुसी हुई है एक दूसरे के अंदर, लेकिन ये दो लेयर हैं, एक ये एक ये एक ये एक ये, ऐसे, तो इसको स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलुमिनर बोलते हैं. ठीक है. ट्रांजिशनल, आप देखिए नीचे और ट्रांजिशनल में ये कंपाउंड है. अब आप नीचे देख पाएंगे एक से ज्यादा टाइप की बनी हुई है, ये आप देख पाएंगे नीचे सबसे नीचे क्या है, कॉलुमिनर है. ऊपर की तरफ आप देखिए कैसा है, स्क्वैमस है ना. तो नोट कीजिए सबसे पहले सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम. सर ये बनाना है. जो जो मैं बताते जाऊं, जो जो मैं पढ़ाता जाऊं वो बनाते जाना, सब मत बनाओ. जो मैं आपसे बोलता जाऊं वो बनाते जाइएगा, जो मैं आपको पढ़ाता लिखवाता जाऊं. ये तो मैंने आपको दिखाने के लिए आपको इतने सारे टिश्यूज दिखा दिए, ये जैसे ट्रांजिशन बनाने की कोई जरूरत नहीं है. ठीक है. नोट कीजिए सबसे पहले सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम. इट इज कंपोज्ड ऑफ, तो सबसे पहले ये बनाएंगे, इट इज कंपोज्ड ऑफ फ्लैट सेल whose edges are flat cells whose edges are closely fit together. edges as इनके किनारे closely fit होते हैं. whose edges are closely fit together like tiles in floor, जैसे टाइल्स लगे होते हैं, like tiles in floor. full stop. Next point. They rest on thin basement membrane. Thin basement membrane. The nucleus
is often present at center. The nucleus is often present at center. अब ये कहां पाई जाती हैं? They are found in, अब इसका डायग्राम आप बनाएंगे, एल्वुलाई में पाए जाते हैं और कहां पाए जाते हैं? बोमन्स कैप्सूल में पाए जाते हैं, वॉल ऑफ बोमन्स कैप्सूल, वॉल्स ऑफ बोमन कैप्सूल, एल्वुलाई में, वॉल्स ऑफ बोमन कैप्सूल में, ब्लड वेसल्स में, ब्लड वेसल्स में पाए जाते हैं, है ना, और लिम्फ वेसल्स में पाई जाती हैं, जो भी वेसल्स होती हैं, लिम्फ वेसल्स। ब्लड वेसल्स वाला क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि ब्लड वेसल्स जो होती है वो किसकी बनी होती है। तो इसका डायग्राम ड्रॉ करो, पहले आप नोट करते रहो, साथ साथ में डायग्राम, एक साथ डायग्राम नहीं ड्रॉ करो। नोट कर लिया? Yes, sir. वन लास्ट लाइन इसी में नोट करो। देयर फंक्शन इज प्रोटेक्शन, देयर फंक्शन इज प्रोटेक्शन, exchange of gases, secretion of fluid. सर एक बार शुरू से बोल दीजिए। Their function is protection, excretion, exchange of gases, and secretion of coelomic fluid. नेक्स्ट पे सिंपल क्यूबॉइडल या क्यूबॉइडल, they are cubical or squarish in shape. They are cubical or squarish in shape. The nucleus is rounded. Full stop. The nucleus is rounded and present at center. एक मिनट सर शुरू से रिपीट कर दीजिए। They are cuboidal and more or less squarish in shape. They are cuboidal and squarish in shape. ऐसे लिखो. They are cuboidal and squarish in shape. Nucleus is rounded and present at center. Rounded and present at center. Next one. Often they have microvilli. इस तरह की स्ट्रक्चर. Often they have microvilli at one end. Often they have microvilli at one end. They increases surface area. They increases surface area for absorption. नोट कर लीजिए. They are found in
salivary gland, pancreatic duct, they are found in salivary gland, pancreatic duct, DCT, next point. Their function is secretion, absorption, secretion, absorption, protection and अंडरलाइन करेंगे गैमीट फॉर्मेशन एंड गैमीट फॉर्मेशन. डायग्राम ड्रॉ कर लो इसका. चार पांच सेल बना लो. सर डीसीटी के बाद आपने एक और एग्जांपल बोला था क्या? गैमेटिक सेल्स. ओके सर. नेक्स्ट थर्ड सिंपल कोलुमिनर. नोट करेंगे cells are elongated, cells are elongated, they are placed side by side like columns, they are placed side by side like columns, full stop. Nucleus is elongated, जैसे कि मैंने आपको बताया nucleus is elongated and it is found near the base of cell. It is found near the base of cell. Near the base. Sir, please repeat this. Nucleus is elongated. Nucleus is elongated and they are found at the base of cell. Next point. Certain columnar cell secrete mucus. Certain columnar cell secrete mucus and they are called goblet cell. And they are called goblet cells or mucus cells. They are called goblet cells or mucus cells. Next point. They are found in lining of stomach. They are found in lining of stomach. They are intestine, stomach, intestine, gallbladder, stomach, intestine, gallbladder. Their function is protection. Their function is protection, secretion, and absorption. Their function is protection, secretion, and absorption. Next. कौन कौन से हो गए? कोलुमनर हो गया और
एक और है। नेक्स्ट सिंपल हेडिंग डालेंगे, फोर्थ हेडिंग है सिंपल सिलिएटेड एपिथेलियम। सिंपल सिलिएटेड एपिथेलियम। तो सिंपल सिलिएटेड एपिथेलियम नोट करिए, द सेल्स बियर numerous cilia. The cells bear numerous cilia which are the hair-like outgrowth, which are the hair-like outgrowth originate from basal granule, originate from basal granule. ठीक है, next point, the cilia remains in rhythmic motion and the cilia remains in rhythmic motion and help in transportation of substance फुल स्टॉप। अब सिलिएटेड एपिथेलियम कुछ अलग नहीं होती, इन्हीं में से जिस सेल में सिलिया निकला है उसको हम सिलिएटेड एपिथेलियम कह सकते हैं। नोट करेंगे, द सिलिएटेड एपिथेलियम सेल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेस। सिलिएटेड एपिथेलियम सेल may be ciliated epithelium cell may be cuboidal or columnar। क्यूबॉइडल, ये दोनों बना लो, क्यूबॉइडल, ये क्यूबॉइडल हो गई और ये कॉलमनर हो गई। सिलिएटेड एपिथेलियल सेल में बी क्यूबॉइडल और कॉलमनर। नेक्स्ट पॉइंट, they are found in सर सिर्फ क्यूबॉइडल और कॉलमनर ही होंगे और कोई नहीं होता जिसमें सीलिया हो? ये तो फिर ये हो गया ना, क्या बोलते हैं, शीट हो जाएगी, है ना। शीट वाली बहुत पतली होती है, तो शीट सिर्फ प्रोटेक्शन का काम करती है और सीक्रेशन का काम करती है, इसलिए बाकी दो बचे, इन्हीं दो में से किसी में एक हो सकता है ना। इन्हीं दो में, जैसे मैंने आपको ये बताया था ऊपर अभी कि इसमें सिलिया निकल सकती है, इसमें भी सिलिया निकल सकती है। नोट करेंगे, दे आर फाउंड इन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। हमने बात की थी कि कार्बन पार्टिकल, डस्ट पार्टिकल को बाहर निकालने का काम करते हैं। दे आर फाउंड इन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ओविडक्ट, ओविडक्ट ओवम को मूवमेंट में हेल्प करती है, ओविडक्ट जिसको फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं, ओविडक्ट एंड यूट्रस। ठीक है, तो ये हो गई हमारी सिंपल एपिथेलियल टिश्यूज। ठीक है, सेल्स। नोट करेंगे, कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यूज। ठीक है, कंपाउंड, हाँ ये वाला आपने जो सेल बनाई वो बनाना है। हाँ बना लीजिए, बिल्कुल बनाना है। यस सर। अच्छा एक चीज और लिख लेना इसी में, ग्लैंडुलर भी इसी में लिख लो, फिफ्थ एक और डाल दो, फिफ्थ टाइप, ये है सब इन्हीं के मॉडिफिकेशन। ग्लैंडुलर एपिथेलियल सेल, ये भी डाल दो, ग्लैंडुलर एपिथेलियल सेल। सम ऑफ, सर ग्लैंडुलर कंपाउंड में है ना? ना ना ना, ग्लैंड्स कंपाउंड में आएगी। ग्लैंडुलर एक एपिथेलियल टिश्यू का टाइप है। सम ऑफ कॉलुमनर और क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू, वो जो ग्लैंड्स की तरह सीक्रेट करने लगे उसको हम ग्लैंडुलर कह देते हैं। सम ऑफ
columnar or cuboidal tissue have a specialized function of secretion. They are called सर स्पेशलाइज्ड के बाद क्या? function of secretion. They are called glandular tissues. Next point. They are mainly found in exocrine. They are mainly found in exocrine or endocrine. They are mainly found in exocrine or endocrine glands. ठीक है, तो हार्मोन या एंजाइम्स को सेक्रेट करने का काम करते हैं. नेक्स्ट, कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू. द कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू. सर इसमें इनका स्ट्रक्चर सिमिलर होता है? हाँ, स्ट्रक्चर सिमिलर होगा. अभी तो मैंने आपको ये बताया था, जब मैं आपको क्यूबॉइडल अभी मैंने आपको लिखवाया तो मैंने बताया कि इनमें से कुछ म्यूकस सीक्रेट करती है, तो वो भी ग्लैंडुलर ही हो गई. तो ग्लैंड्स की तरह फंक्शन करने लगती है. ये अपनी बॉडी से अगर कोई चीज सीक्रेट आउट कर रही है बाहर तो ये ग्लैंडुलर हो गई. इसी को हम ग्लैंडुलर बोलेंगे. ओके सर. जैसे हमने इतनी सारे ऑक्जेंटिक सेल हमने पढ़ा, तो ऑक्जेंटिक सेल क्या है? तो ऑक्जेंटिक सेल एक तरह से क्यूबॉइडल सेल है. अब वो सीक्रेट करने का काम करती है, तो वही ग्लैंडुलर हो गई. उसको हम ग्लैंडुलर बोलना शुरू कर देंगे. ग्लैंड्स के लिए म्यूकस सेल्स जो पाई जाती हैं, तो म्यूकोसा में म्यूकस सेल्स पाई जाती हैं. तो म्यूकस सेल्स क्या है? गोबलेट सेल्स. अब गोबलेट सेल है क्या चीज? गोबलेट सेल कोलुमिनर सेल है, तो उसको हम ग्लैंडुलर बोलने लगेंगे वहां पे. तो इन्हीं का मॉडिफिकेशन है एक्चुअल में वो क्यूबॉइडल ही या कोलुमिनर. बेसिक तीन ही तरह की सेल्स पाई जाती हैं, स्क्वैमस, क्यूबॉइडल और कोलुमिनर. उन्हीं में से अगर किसी में सीलिया निकल रहा है तो हम उसको सीलर ही बोलने लगते हैं. उन्हीं में से कोई सिक्रीशन करने लगे उसको हम ग्लैंडुलर बोलने लगते हैं. बट बेसिक टाइप तीन ही है. ठीक है. नेक्स्ट, कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यूज. They are multi-layered. And their role is absorption of or secretion. Their role is absorption and secretion. Full stop. They cover the dry surface of skin. They cover the dry surface of skin, comma, buccal cavity, inner layer of duct of salivary gland and pancreatic duct. ठीक है. अब देखो, मैंने आपको एक चीज बताई थी जब मैं आपको पढ़ा रहा था, ये नर्वस सिस्टम पढ़ा रहा था, तो मैंने आपको बताया थे दो जंक्शंस बताए थे कि दो सेल्स के बीच में जंक्शंस पाए जाते हैं, है ना. तो टाइट जंक्शंस क्या होते हैं? जंक्शंस क्या होते हैं? जंक्शंस वो गैप्स होते हैं जो सेल से सेल को जोड़ने का काम करते हैं, एक सेल से दूसरे सेल को जोड़ने का काम करते हैं, और दो सेल्स के बीच में ट्रांसमिशन. तो टिश्यूज में जैसे हमने ये पढ़ा हुआ था कि जो प्लांट सेल्स होती हैं, तो प्लांट सेल्स के बीच में प्लाज्मोडेस्माटा पाया जाता है. अब प्लाज्मोडेस्माटा टाइप की कोई चीज तो पाई नहीं जाती यहाँ पे. यहाँ पे जंक्शंस पाए जाते हैं क्योंकि प्लाज्मोडेस्माटा तो प्लांट में पाए जाते हैं.
तो यहाँ पर जंक्शंस पाए जाते हैं। जंक्शंस क्या काम करते हैं? एक सेल से दूसरे सेल के बीच में ट्रांसमिशन करने का काम करते हैं। जैसे आपने पढ़ा था कि जो इलेक्ट्रिकल जंक्शंस हमने पढ़े थे, है ना? इलेक्ट्रिकल साइनेप्स, तो वो क्या करते हैं? डायरेक्टली एक सेल से दूसरे सेल्स के बीच में सब्सटेंसेस को ट्रांसफर करने का काम करते थे, ठीक है? दूसरा हमने पढ़ा था कि केमिकल कोऑर्डिनेशन न्यूरॉन्स के बीच में होता है, तो केमिकली क्या होता है कि वहाँ पे गैप जंक्शंस पाए जाते हैं। 2 सेल्स के बीच में गैप होती है और उसके बीच में केमिकल्स के थ्रू ट्रांसमिशन होता है। तो इसी तरह से इनको हम टाइट जंक्शन बोलते हैं, जो इसमें इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस चलती हैं, और जिनमें केमिकल इम्पल्सेस चल रही थी उनको हमने क्या बोलते हैं? गैप जंक्शंस बोलते हैं। समझ आया? यस सर। ठीक है। और नेक्स्ट से अब आ जाते हैं कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू सर एक बार प्लीज आप उसकी स्पेलिंग लिख देना, टाइड और गैप की। क्या? टाइट जंक्शन और गैप जंक्शन। टाइट TIGST, ओके ओके। टाइट और गैप, ठीक है? हाँ, अब आते हैं कनेक्टिव टिश्यूज। तो कनेक्टिव टिश्यूज में हमने पढ़ा कि कनेक्टिव टिश्यूज कितने टाइप के आते हैं। तो सब पे एक तो लूज कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, डेंस कनेक्टिव टिश्यू, है ना, और एडिपोज टिश्यूज। तो सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं, पढ़ते हैं लूज कनेक्टिव। कनेक्टिव टिश्यूज होते क्या है? नोट कर लो, पहले इनकी डेफिनेशन नोट करो। कनेक्टिव टिश्यूज आर द मोस्ट abundant and most abundant and most widely distributed tissues of body. नेक्स्ट पॉइंट अंडरलाइन करके लिखेंगे, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। they are formed by they are formed by mesoderm of embryo. They are formed by mesoderm of embryo. Three basic component are present in connective tissues. These Sir, are please. three basic component are present in connective tissues. These are, इसमें 3 बेसिक चीज होती है, मैट्रिक्स, सेल्स एंड फाइबर। 3 बेसिक चीजें हैं जो मिलकर के कनेक्टिव टिश्यू को फॉर्मेशन करती है। 3 बेसिक थिंग्स आर found in connective tissue: matrix, cell and fiber. Next point, matrix is ground substance, मतलब लिक्विड की तरह होगा। matrix is ground substance made up of carbohydrate and protein. Next, the connective tissues are made up of फाइब्रोब्लास्ट सेल्स। तो मैट्रिक्स तो मिलके बना है प्रोटीन और प्लस कार्बोहाइड्रेट से। सेल्स में कौन कौन सेल्स पाई जाती हैं? फाइब्रोब्लास्ट सेल, फाइब्रोब्लास्ट सेल्स, एडिपोज सेल्स, प्लाज्मा सेल्स,
और मास्ट सेल्स। मास्ट सेल्स वही होती हैं जो एलर्जी का काम करती हैं। मैंने बताया था आपको, हिस्टामाइन रिलीज करती हैं, है ना। तो मास्ट सेल्स जो हमारी स्किन के नीचे पाई जाती हैं, ये घूमती रहती है ब्लड में और स्किन के नीचे पाई जाती हैं। यही होती हैं जो एक सब्सटेंस रिलीज करती है हिस्टामाइन, जिसकी वजह से हमें खुजली वगैरह होती है एलर्जी हो जाने पे। तो एलर्जी में यही हमें हमारी बॉडी को रिस्पॉन्स देती है, ठीक है। और बेसोफिल सेल, बेसोफिल्स WBC में पढ़ा हुआ था, ठीक है। और मैक्रोफेजेस, ये सब WBC के टाइप में। मैक्रोफेजेस हम सब पढ़ चुके हैं, बेसोफिल्स, मैक्रोफेजेस हमने पढ़ा हुआ था। ये सेल्स पाई जाती हैं, ये सेल्स पाई जाती हैं जो सेल्स में आ गई। अब आ जाते हैं फाइबर वाले पार्ट में। फाइबर वाले पार्ट में एक तो हो गया हमारा कोलेजन फाइबर। कोलेजन फाइबर क्या होता है कि जो लेदर होता है ना, लेदर जो हम लोग यूज करते हैं, सो लेदर इज एक्चुअली मेड अप ऑफ कोलेजन फाइबर ऑफ एनी एनिमल। तो किसी भी एनिमल का जो लेदर होता है एक्चुअली कोलेजन, ये सबसे मजबूत फाइबर्स होते हैं जो हमारी स्किन में पाए जाते हैं, ठीक है ना। दूसरे होते हैं इलास्टिक फाइबर, जो खींचने वाले, इलास्टिक फाइबर। और तीसरे होते हैं रेटिकुलर फाइबर। तो ये प्रोटीन की बने हुए फाइबर्स होते हैं। तो हमारे कनेक्टिव टिश्यू को बनाने में इतने टाइप की चीजें कंट्रीब्यूट करती हैं। कुछ सेल्स होती हैं, कुछ फाइबर्स होते हैं। फाइबर्स का नेटवर्क होता है, उसके बीच में सेल्स पड़ी होती हैं और उनके बीच में भरा होता है ये मैट्रिक्स, राइट। तो ये सब मिलकर के कनेक्टिव टिश्यू का फॉर्मेशन करते हैं। तो बेसिक कंपोनेंट तीन होते हैं किसी भी कनेक्टिव टिश्यू के, मैट्रिक्स, सेल्स और फाइबर। अब आते हैं, सबसे पहले हेडिंग डालेंगे। तो कनेक्टिव टिश्यू कितने टाइप के होते हैं वो हमने लिख लिया, है ना। पहले हमने देखा कनेक्टिव टिश्यू कितने टाइप के होते हैं। तो पहले हेडिंग डालेंगे लूज कनेक्टिव टिश्यू। लूज कनेक्टिव, नोट करेंगे। इन दिस टिश्यू, लूज कनेक्टिव टिश्यू, सबसे पहले आते हैं लूज। इन दिस कनेक्टिव टिश्यू, cells and fibers remains cells and fibers cells and fiber remains loosely arranged. Cells and fiber remains loosely arranged in a semi fluid like substances. तो पहला हमारा जो लूज कनेक्टिव टिश्यू है दैट इज एरियोलर टिश्यू। एरियोलर, तो एरियोलर एक तरह का लूज कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। नोट करेंगे, इट इज मेड अप ऑफ, एक मिनट, लेट मी चेक इट। अगर डायग्राम होगा तो मैं डायग्राम पहले दिखाता हूँ फिर बताता हूँ। एनसीईआरटी में तो आपको डायग्राम दिया है शायद, दे रखा है, फिर भी मैं एरियोलर कनेक्टिविटी,
Areolar tissue there. देखो ये एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू है। देखो इसमें आप देख पा रहे होंगे कि ये बीच बीच में क्या है, ये कुछ सेल्स टहल रही हैं, घूम रही हैं, इनको मैक्रोफेजेस बोलते हैं। तो एरियोलर में ये बीच में आप देखोगे ये मैक्रोफेजेस घूम रही है ना, और बीच बीच में ये इस तरह की सेल्स पड़ी हुई हैं। ये जो ब्लू वाली है ये फाइब्रोब्लास्ट सेल पड़ी है। फाइब्रोब्लास्ट सेल, उसके नीचे आपको दिख रहा होगा ये कोलेजन फाइबर्स पड़े हुए हैं, और ये बीच में मास्ट सेल घूम रही है ना। तो मास्ट सेल इधर उधर से घूम रही हैं। तो मास्ट सेल, माइक्रोफेजेस, ये हमारा क्या है, एरियोलर टिश्यू है। 3 सेल्स बना लो, ये मैक्रोफेजेस बना लो, है ना, और एक ये बना लो, एक ये बना लो, दूसरी ब्लू वाली बना लो, ये बना लो 2, है ना, और एक ये बना लो, जल्दी से बना डालो। बना डाला? No, sir, wait. ओके भाई, डन? यस सर। चलो नोट करो। देखो इनके बीच में आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे ये जो स्पेस आपको दिखाया जाता है ना, इनके बीच पे, टिश्यूज के बीच में जो स्पेस है, इनको एरियोलाई बोलते हैं, एरियोलाई। ये क्रॉस इधर उधर से टिश्यूज होते हैं, इनके बीच में स्पेस एरियोलाई बसता है, इसीलिए इनको एरियोलर टिश्यू बोलते हैं, क्योंकि इनके बीच में स्पेस मौजूद है। ठीक है, नोट करो। दे आर नेम्ड बिकॉज thread crossing each other, thread crossing each other, thread crossing each other. सर आपने पहला क्या बोला, क्या लिख रहे They are named because thread crossing each other makes a small space called areoli. A small space called areoli. Called areoli. Next point.
they are made up of fibroblast cell, they are made up of fibroblast cell, matrix, mast cells, fibroblast cell, matrix, mast cells, lymphocyte cells, plasma cells, lymphocyte cells, plasma cells, etc. नेक्स्ट पॉइंट, ये हमारी स्किन के जस्ट नीचे पाए जाते हैं। तो स्किन तो लेयर ये हो गई मल्टी लेयर्ड, तो मल्टी लेयर्ड हमारी हो गई जाकर के हमने पढ़ा कि ये कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू, कंपाउंड एपिथेलियल इसके नीचे सबक्यूटेनेशियस, तो इसके नीचे वाली जो लेयर होती है इसमें पाई जाती है। इन्हीं में बीच में मास्ट सेल घूमती रहती हैं। अब जब भी हमें कोई ऐसी चीज जो एंटीजन है जो हमारे लिए एलर्जेंट है वो बॉडी में लग जाता है, तो मास्ट सेल क्या करती है, हिस्टामाइन रिलीज करने लगती है, जिसकी वजह से हमें खुजली वगैरह मचने लगती है। ठीक है, नोट करेंगे। दे आर प्रेजेंट under our skin as subcutaneous tissue, full stop. It also forms internal framework of organ. सर क्या बोला आपने? It इंटरनल also form internal framework of organ. Full stop. Next point. The main function of areolar tissue is to bind all part together. To bind all parts together. Full stop. They also provide strength, elasticity, and support the parts where they are present. नेक्स्ट, एरियोलर टिश्यू। तो एरियोलर टिश्यू दो होते हैं। पहला तो हो गया आपका support, वेयर दे प्रेजेंट, तो पहला एक तो एरियोलर टिश्यू हो गया, एक तो हो गया ये, और दूसरा क्या है, पहला एक लूज कनेक्टिव टिश्यू हो गया एरियोलर, और दूसरा है एडिपोस। तो नोट करेंगे एडिपोस टिश्यू। नेक्स्ट हेडिंग। अब देखो एडिपोस भी देखता हूं मैं, एडिपोस भी मेरे पास होगा, मैं आपको दिखाता हूं पहले। एडिपोस देखो एडिपोस ये जो आपको दिखाई दे रहा है, अब देखो आप देखोगे यहाँ पे फैट ग्लोब्यूल्स में जो मतलब यहाँ पे एक्चुअली फैट डिपॉजिट है ना। तो फैट डिपॉजिट हो जाने की वजह से यहाँ पर इसमें स्पेस ज्यादा नहीं बचता इन सेल्स के अंदर। तो इसीलिए इनमें जो न्यूक्लियस जो पाई जाती है ये आपको पेरिफेरल दिखाई देगी, जबकि ऐसा प्लांट में होता है, एनिमल्स में ऐसा होता नहीं नॉर्मली। और ये देखो प्रोटोप्लाज्म, इसका साइटोप्लाज्म पेरिफेरल है ना।
इनके बीच बीच में कुछ व्हाइट फाइबर्स पाए जाते हैं। एक सेल ये बना लो, है ना, ये फैट ग्लोब्यूल लिख लेना और येलो फाइबर्स लिख लेना, और इनके बीच बीच में आपको दिख रहे होंगे ये ब्लड वेसल्स, है ना। इतनी चीज बना लो जितनी मैंने अंडरलाइन की है। और लूज कनेक्टिव टिश्यू में दूसरा लूज कनेक्टिव टिश्यू एडिपोज है। नोट कर लिया? No, sir. सर वो ब्लड वेसल लिखा है क्या? ब्लड वेसल ही लिखा। डन सर। सर कॉर्पस्कल नहीं होना चाहिए था वो? हाँ क्या? सर वैसे सर कॉर्पस्कल नहीं होना चाहिए था वो? अरे प्रभु, वो ब्लड ले जाने वाली कैपिलरीज हैं, उनका ट्रांसफर सेक्शन है, तो ब्लड काप्सिल्स कहाँ कहेंगे? यहाँ पे ब्लड काप्सिल्स कहाँ से आ गई? वो तो ब्लड ट्यूब्स के अंदर होगी। ये उसकी टीएस है भाई, ये ब्लड ले जाने वाली पाइपलाइन है, ओके ओके सर। तो उसे तो वेसल ही बोलेंगे ना। जी सर, जी सर। नोट करो, adipose cells are also called adipocyte cells. They are also called adipocytes. Adipocytes. Adipose cells, they are also called adipocyte cells. They contain fat globule at center and nucleus and cytoplasm, are displaced peripherally. Nucleus and cytoplasm are displaced peripherally. Full stop. These cells are often called signet ring cells. बिल्कुल रिंग की तरह दिखाई देती हैं। These cells are often called signet ring cells. ठीक है, नेक्स्ट, they store brown and white fat. ठीक है, the fat become brown. सर आपने ब्राउन और व्हाइट बोला था। जी, the fat become brown because of iron containing pigment.
Next point. They are found in subcutaneous layer, comma, around heart, kidney, eyeball, and the organs where Sir, fat, kidney. kidney, and kidney eyeballs, and the organ where fat is stored, जैसे हमारे बेली वाले पार्ट में. The blubber of whale and elephant comma, hump of camel is made up of adipose tissue. कैमल के हम्प में जो फैट स्टोर होता है उसका क्या रेलेवेंस है, क्यों स्टोर होता है नहीं आपकी बुक में, मैंने पूछा ऐसे ही. डू यू हैव एनी आइडिया? एनी वन ऑफ यू हैव एनी आइडिया? एडेप्टेशन है ये, मैं आपको हिंट दे देता हूं. इट इज एडेप्टेशन ऑफ अ एनिमल टू लिव इन डिजर्टिक एरिया. तो वो उसके ऐसा उसके नहीं सर, मैं भी ये बोलना चाहती थी, उसके डेजर्ट के उसके उस हम में वो उसका कूल रखता होगा मे बी. ओके, और कोई भाई? कैमल और ऑस्ट्रेलिया में कैंगारू रैट पाया जाता है. दोनों की पिक्यूलरिटी क्या होती है कि डेजर्ट में कितनी भी एक्सट्रीम डेजर्टिक कंडीशन में रह सकते हैं. द रीजन बिहाइंड इट कि अगर इनकी बॉडी का पानी खत्म होने लगेगा तो फैट को हाइड्रोलाइज करके वाटर में कन्वर्ट कर देते हैं, और फैट को वाटर में कन्वर्ट करने की कैपेबिलिटी इन्हीं दो में पाई जाती है. एंड दे कैन सस्टेन देमसेल्फ इन एक्सट्रीम एनवायरमेंटल कंडीशन, जहां पे डेजर्टिक कंडीशन, तो फैट की हाइड्रोलाइसिस करके उसे वाटर में कन्वर्ट कर लेते. ये इनकी पिक्यूलरिटी होती है. तो कैमल का जो फैट होता है वो वाटर में कन्वर्ट होने के लिए होता है जब कंडीशंस बहुत ज्यादा एक्सट्रीम होते हैं. नोट करेंगे. देयर फंक्शन इज स्टोरेज ऑफ फैट, कॉमा, शॉक एब्जॉर्बिंग, स्टोरेज ऑफ फैट, शॉक एब्जॉर्बिंग, and they also help in protection of organ. Next, dense connective tissue. अब नेक्स्ट ये तो थे, तो पहला वाला था हमारा The protection of ऑर्गन. तो पहले देखो हमने लिखा लूज कनेक्टिव टिश्यू में हमने पहले पढ़ा एरियोलर, और फिर मैंने आपको बी बताया जाकर के एडिपोज. अब सेकंड आ जाते हैं डेंस कनेक्टिव टिश्यू. अब देखो डेंस कनेक्टिव टिश्यू कौन कौन से होते हैं. डेंस कनेक्टिव टिश्यू में आ जाते हैं डेंस रेगुलर, डेंस इरेगुलर, है ना, दो तरह के पाए जाते हैं. तो देखो सिंपल है. डेंस रेगुलर, एक रेगुलर होता है. रेगुलर में क्या होगा कि फाइबर एक ही डायरेक्शन में, एक ही पैटर्न में पड़े होंगे. ठीक है, इस तरह से अगर पड़े तो एक पैटर्न में पड़े. इरेगुलर क्या होगा? इरेगुलर में क्या होगा कि एक्चुअली क्या जो फाइबर पड़े होते हैं उनका कोई पैटर्न नहीं होता. सो दिस इज इरेगुलर, बट ये बने दोनों फाइबर से ही होते हैं. ठीक है, तो नोट करेंगे. डेंस कनेक्टिव टिश्यू. डेंस कनेक्टिव टिश्यूज
are of two type. Wait, मैं दिखाता हूँ dense connective tissues. Dense connective. देखो, ये बीच बीच में कोलेजन फाइबर पड़े हैं और ये बीच बीच में उसके फाइब्रोब्लास्ट सेल्स पड़ी हुई है ना। यहाँ पर क्या है कि यहाँ पे कोलेजन फाइबर जो है इनका एक रेगुलर पैटर्न है, ऐसे पैरेलल पैरेलल लाइन में पड़े हैं। यहाँ पे कोई फिक्स पैटर्न नहीं है, ये इरेगुलर है और यहाँ पे रेगुलर है, यही दोनों में डिफरेंस है। नोट करो, dense regular, they may be of two type. First, dense regular, it is made up of collagen fiber, it is made up of collagen, एक तरह की प्रोटीन है, it is made up of collagen fiber present in many parallel rows in bundle of fibers, present in many parallel rows in bundle of fiber. It may be white, it may be, next point है, it may be white fibrous, it may be white fibrous tissue or yellow elastic, it may be white fibrous tissue or yellow elastic tissue. तो व्हाइट भी हो सकता है और येलो भी हो सकता है, दो तरह के हो सकते हैं। नेक्स्ट, डेंस इरेगुलर, dense irregular connective tissue where fibroblast and fibers, fibroblast cells and fibers remains oriented, fibroblast and fibers remains oriented in different directions, in different directions. Next, specialized connective tissue. अब थर्ड पे आ जाते हैं स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू। देखो स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यूज जो मैंने आपको बताया था, थर्ड टाइप के जो कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं, जिसमें हमने पढ़ा था ब्लड और लिम्फ, है ना। अब स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू में सबसे पहले आ जाते हैं, अच्छा मैंने क्या क्या बता दिया, वेट एक मिनट, क्या क्या बताया अभी आपको एनिमल टिश्यू में। अच्छा कनेक्टिव टिश्यू में एरियोलर बता दिया, 10 एडिपोज नहीं, अभी मैंने बताया एडिपोज बना दिया, एरियोलर बना दिया, बता दिया, और लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है ओके। अब स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यूज में आ जाएंगे बोन्स, कार्टिलेज, ब्लड और लिम्फ, ठीक। तो नोट करेंगे स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यूज और ब्रैकेट में लिख लो स्केलेटल टिश्यू, बिकॉज दे आर पार्ट ऑफ और स्केलेटल बोन्स, है ना, स्केलेटल सिस्टम। तो नेक्स्ट है
स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। इसमें डाल लो स्केलेटल टिश्यू, स्केलेटल टिश्यू। तो सबसे पहले आ जाते हैं स्केलेटल टिश्यूज में, है ना। पहले आते हैं कार्टिलेज। तो कार्टिलेज आपको पता है, हम लोग फ्लेक्सिबल बोलते हैं कि दे आर फ्लेक्सिबल बोन्स। हमारी नाक वगैरह, ईयर वगैरह सब कार्टिलेज का बना हुआ होता है, ठीक है। तो स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू में सबसे पहले आते हैं कार्टिलेज। कार्टिलेज एक तरह से स्केलेटल मसल्स हमारे बॉडी के स्केलेटल फ्रेमवर्क को बनाए रखने का काम करती है। अब देखता हूँ कार्टिलेज का अगर डायग्राम होता है तो मैं पहले आपको कार्टिलेज का डायग्राम दिखाता हूँ। कनेक्टिव, हाँ कार्टिलेज, देखो कार्टिलेजेस में, तो कार्टिलेज को हमने डिवाइड किया है हाइलाइन कार्टिलेज, फाइब्रस कार्टिलेज एंड इलास्टिक कार्टिलेज, ठीक है। तो ये जो हमारा इलास्टिक कार्टिलेज है, इसमें क्या है, ग्राउंड सब्सटेंस विद येलो इलास्टिक फाइबर पड़े हुए। फाइब्रस जो कार्टिलेज है, यहाँ पर ग्राउंड सब्सटेंस विद नॉन इलास्टिक कोलेजन फाइबर्स, है ना। और ये किससे बना, येलो, ये इलास्टिक फाइबर से बना हुआ है, मतलब ये इलास्टिक है, ये नॉन इलास्टिक है। हाइलाइन कार्टिलेज में ये ग्राउंड सब्सटेंस और ग्राउंड सब्सटेंस में बीच में कुछ ये पड़ी हुई सेल्स पड़ी हुई, मतलब ये नॉन इलास्टिक है, ये इलास्टिक है, और ये बहुत ज्यादा सॉफ्ट है ना, पैलिएबल टाइप का पार्ट। तो नोट करो। तो पहला, सबसे पहला कार्टिलेज टिश्यू में नोट करो, कार्टिलेज इज सॉफ्ट स्केलेटल टिश्यू। कार्टिलेज इज सॉफ्ट skeletal tissue, soft skeletal tissue. It is found more abundantly in vertebrate. It is found more abundantly in vertebrate at embryonic stage. क्योंकि अर्ली स्टेज में जब हम एम्ब्रियो के स्टेज में होते हैं तो जो हमारी बोन्स होती हैं वो एक्चुअली कार्टिलेज के फॉर्म में, धीरे धीरे वो कार्टिलेज बोन में कन्वर्ट होने लगता है। बिकॉज इट इज bone forming skeleton, bone forming skeleton of adult, bone forming skeleton of adult, full stop. Cartilage is made up of cartilaginous cells. Cartilage is made up of cartilaginous cells called chondroblast cell, called chondroblast cells. तो कार्टिलेज की जो सेल्स होती है उनको हम chondroblast cells बोलते हैं, एंड chondriocyte cell, chondriocyte cells. ब्लास्ट पहले की स्टेज है, साइड बाद की स्टेज है, ठीक है, दोनों एक ही हैं। ये कम मैच्योर है या ज्यादा मैच्योर, बस यही फर्क है। इट इज मेड अप ऑफ chondroblast cells, chondriocyte cells, comma, ground substances and ground substances
and fibrous cells and fibrous cells. तो कार्टिलेजियस सेल से बने होती है ग्राउंड सब्सटेंसेस, और ये जो फाइबर जैसे पड़े होते हैं जिनको हम फाइब्रस सेल्स बोलते हैं। जैसे कि एक सब्सटेंस होता है जो ग्लू होता है, जिसे शूज वगैरह जोड़ने का काम करते हैं, जिसको कि कॉन्ड्रिन कहा जाता है ना। तो वो कॉन्ड्रिन इन्हीं को बॉयल करके निकाला जाता है। तो एनिमल के कार्टिलेज से ही निकाला जाता है, जिसको कि पहले हम लोग एडेसिव गम की तरह शूज वगैरह का वो सोल वगैरह जोड़ने के लिए यूज करते थे। अब तो हालांकि जो आता है वो सब केमिकल है, ठीक है। पहले उसका यूज किया जाता था शूज वगैरह जोड़ने के लिए, तो एनिमल्स के कार्टिलेजेस को बॉयल करके ही निकाला जाता था। कार्टिलेज में बी ऑफ 3 टाइप। सर एनिमल्स जैसे कि पिग्स, बोवाइन्स भी, बुफेलो वगैरह, अच्छा अच्छा, ओके सर। जितने मेनली तो बोवाइन्स का ही स्ट्रक्चर बड़ा होता है। तो जितने भी एनिमल्स स्लॉटर किए जाते हैं सभी एनिमल से निकाला जाता था, अभी भी निकालते हैं लेकिन उतने ज्यादा अमाउंट में नहीं निकाला जाता है। तो अभी उतना ज्यादा अमाउंट में नहीं निकाला जाता, और बहुत सारी चीजें अभी भी एनिमल से बनाई जाती है। पहले शुगर को साफ करने के लिए भी एनिमल चारकोल यूज किया जाता था, वो एनिमल की बोन से बनाया जाता था। तो शुगर को ऐसे ही साफ किया जाता था। आप केमिकली फैक्ट्री में ऑटोमेटिक मशीन से डिफरेंट मेथड से यूज करते हैं। अब वो एनिमल चारकोल नहीं है, लेकिन पहले एनिमल चारकोल से ही बनाया जाता था। नोट करेंगे टाइप्स ऑफ कार्टिलेज। दे मे बी ऑफ 3 टाइप: इलास्टिक कार्टिलेज, फाइब्रस कार्टिलेज और हाइलाइन कार्टिलेज। नोट करो। फर्स्ट हाइलाइन कार्टिलेज। अब ये डायग्राम बना लो तीनों। नोट कर लिया क्या? डायग्राम नोट कर लो, नेक्स्ट क्लास में आके पढ़ाऊंगा, लिखवाऊंगा नेक्स्ट क्लास में। याद रखना कि कार्टिलेज लिखवाना है, ठीक है, क्योंकि ये स्कूल एग्जाम में पूछा जाता है। नीट वीट में तो नहीं पूछा जाएगा। नीट में तो एग्जाम्पल पूछा जाता है कि ये पर्टिकुलर ऑर्गन किस कार्टिलेज का बना हुआ है। सर हम्म, वो जो आपने कैमल के हम का एग्जांपल दिया था ना कि वो एडवर्स कंडीशंस में काम आते हैं हाइड्रोलाइज होने के, सर तो फिर वो सिर्फ कैमल्स में होते हैं या फिर किसी और एनिमल में जिसमें थोड़ा हम जैसा स्ट्रक्चर हो, जैसे ऑक्सिस में? भैया आप पूरी बात पे ध्यान नहीं देते हो। मैंने आपको बताया था कि ये कैपेबिलिटी सिर्फ कैमल में, और दूसरा कैंगारू रूट रेट जो पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में, सिर्फ 2 में ही पाई जाती है। ओके हम्प हो जाने से काम थोड़ा ना होगा कि हम्प हो गया और फैट इकट्ठा हो गया तो वो मेटाबोलाइज कर लेगा। मेटाबॉलिक एंजाइम्स भी तो चाहिए जो फैट को डिहाइड्रेट, जो फैट को हाइड्रोलाइज करके वाटर में कन्वर्ट कर पाए। एंजाइम्स भी तो चाहिए बॉडी में। तो जी एडेप्टेशन सिर्फ कैमल्स के अंदर पाया जाता है।
ऐसा नहीं कि किसी के अंदर हम भैंस के ऊपर हम्प है तो वो भी ये काम कर लेगी, ऐसा थोड़ा ना होता है। वो तो हम फिर भैंस, गाय, बैल, भैंस सब पे पाया जाता है। वो उनका Yes. बॉडी का स्ट्रक्चर वहाँ एडिपोज टिश्यू थोड़ा ना पाए जाते हैं। वो भी एक तरह का अडेप्टेशन हुआ सर, हैं? वो भी एक तरह का अडेप्टेशन ही है क्या? अब वो तो मुझे नहीं पता कि कैसे-कैसे इनकी बॉडी के शेप बने। और सर जो आपने भी कैंगरू रैट बताया उसमें भी हम्प होता है? नहीं भाई, उसकी बॉडी में एडिपोज टिश्यूज पाए जाते हैं। ओके ओके सर। चूहा होता है वो। जी सर। नोट कर लिया भाई? Yes, sir. ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और नेक्स्ट क्लास में इसको आगे करेंगे। और फिर स्केलेटल टिश्यूज पढ़ाऊंगा। ब्लड में आपको पढ़ा ही चुका हूं, ठीक है। तो ब्लड ऑब्वियसली चैप्टर में से इसलिए ब्लड 4 लाइन सिर्फ ब्लड की दे रखी है, ब्लड दिया भी नहीं है। ब्लड हम लोग पढ़ चुके हैं, बोन्स हम लोग पढ़ चुके हैं, बोन्स क्या होती हैं, कैसे होती हैं, और मस्कुलर टिश्यूज के टाइप बताऊंगा। नर्वस सिस्टम भी हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो बोन्स, ब्लड, नर्वस सिस्टम, हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड पढ़ चुके हैं। बोन्स हम लोगों ने स्केलेटल सिस्टम में पढ़ा, नर्वस सिस्टम में पूरा न्यूरॉन्स पढ़ा, डिटेल में पढ़ा। तो इसलिए छोटा थोड़ा-थोड़ा यहाँ पे दिया हुआ है। स्केलेटल मसल्स पढ़ाऊंगा और उसके बाद फिर अब मे बी आपके कॉकरोच हो ना हो, लेकिन कॉकरोच में पढ़ाऊंगा जरूर, क्योंकि कॉकरोच कई बार कॉकरोच से क्वेश्चन नीट में भी आ जाता है। लेकिन आप में से हो सकता है कुछ लोग होंगे जिनके सिलेबस में कॉकरोच होगा, तो कॉकरोच पढ़ाऊंगा। और कॉकरोच हाँ, कॉकरोच पढ़ाऊंगा, ये पढ़ा दूंगा, कॉकरोच एनाटॉमी, है ना। और इस चैप्टर में फ्रॉग किसी के सिलेबस में नहीं है और ना ही नीट का सिलेबस में भी फ्रॉग नहीं है हमारे। तो इतना पढ़ाऊंगा, मतलब 2 क्लासेस मोर, ऑलमोस्ट 2 क्लास में हम लोग फिनिश कर लेंगे इसको, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय सर, थैंक